अच्छा भाई, तुम्हारे पास हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ फॉर्म तक पढ़ लिया था और हम फिर फॉर्म के टॉपिक को रिपीट कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि भाई फॉर्म हम क्यों यूज करते हैं, ताकि यूजर से इनपुट लिया जाए, ताकि आपका यूजर इनपुट कर सके, कोई भी डेटा आपको दे सके, सेंड कर सके। उसके बाद हमारे पास दो मेन एट्रीब्यूट होते हैं, एक्शन और मेथड। ये दोनों के दोनों एट्रीब्यूट फॉर्म के अंदर आते हैं, एक्शन और मेथड। एक्शन के भाई जब फॉर्म फिल हो जाए उसके बाद आपने कहां पर जाना है। इतना लेट इसी क्लास में, इतना लेट तो सर ये पहले कराए ना यार। लास्ट क्लास में थे। अच्छा, मेथड कि आपके पास गेट और पोस्ट, गेट और कौन सा होता है, पोस्ट होता है। भाई एक्शन, अब हमसे कोई पूछे फॉर्म का टैग क्या है, भाई हम इसलिए यूज करते हैं ताकि यूजर से डेटा लिया जाए। गेट इनपुट फ्रॉम यूजर, ये फर्स्ट टैग है। इससे पहले जितने भी टैग थे वो हम यूजर को सिर्फ दिखा रहे थे, उससे कुछ ले रहे नहीं थे। ये पहला टैग आया जब हम यूजर से कुछ लेने जाएंगे। अब सवाल ये होगा कि भाई यूजर तो इसमें दे रहा है, यूजर तो इनपुट में दे रहा है, तो फॉर्म का क्या काम है। देखिए हर चीज किसी ना किसी के अंदर आती है बुनियाद। जैसे हेड था, हेड के अंदर टाइटल, बॉडी थी, बॉडी के अंदर H1 और P का टैग। इसी तरह फॉर्म के अंदर इनपुट आएगा। अब सवाल है कि क्यों आएगा भाई, क्योंकि फॉर्म के अंदर आप यूजर को ये बता सकते हो फॉर्म फिल होने के बाद आपने किस बटन पर जाना है, किस पेज पर जाना है। तो आपने फॉर्म का टैग लाजमी यूज करना है। फॉर्म का टैग आप यूज करोगे तो आपके पास क्या होगा कि जितने भी इनपुट होंगे वो सब उस फॉर्म के अंदर आ जाएंगे और उसमें एक बटन लगा होगा जिसका नाम होगा सबमिट। कि जैसे उस पर क्लिक हो तो फॉर्म क्या करेगा, अपने अंदर जितने भी इनपुट होंगे उन सब में रिक्वायर्ड ढूंढेगा कि कहां पर रिक्वायर्ड लगा हुआ है कि मुझे इसको फिल करवा के भेजना आगे। अगर फॉर्म ना लगा हो तो रिक्वायर्ड सबमिट किसी काम का नहीं। आ रही समझ। फॉर्म अगर है तो अब फॉर्म क्या करेगा, देखें जैसे यूजर ने सबमिट पे क्लिक किया और आपके पास फॉर्म नहीं लगा, फॉर्म नहीं लगा हुआ, सबमिट पे क्लिक किया तो ये आपके किसी भी इनपुट में रिक्वायर्ड को चेक नहीं कर पाएगा। क्यों कि जब तक फॉर्म नहीं होगा, फॉर्म होगा तो ये क्या करेगा, जैसे ही सबमिट पे क्लिक हुआ जिन जिन टैग पर रिक्वायर्ड लगा था उन सबको अलग कर लेगा और चेक करेगा कि क्या इन सब में डेटा आया या नहीं आया। जिस पे डेटा नहीं आया वहां पे रुक जाएगा और बोलेगा भाई पहले इसको फिल करो फिर मैं आपको आगे जाने दूंगा। ऐसी है ना भाई, ऐसी किया। तो इसलिए फॉर्म का टैग यूज करना जरूरी है। फॉर्म का टैग, डेटा सब स्टोर इनपुट में होता है, लेकिन फॉर्म का टैग क्यों यूज करना जरूरी है, ताकि हम ये जान सके कि यूजर जो डेटा दे रहा है सही करके फिल हो भी पा रहा है या नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पर आए, अब हम यहाँ पर जाके एक फोल्डर बना लेते हैं, या जो हमने फोल्डर बनाया हुआ था उसी को यूज कर लेते हैं। यहाँ पर जाकर एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं फॉर्म्स। तो हमने सबसे पहले फॉर्म का टैग पढ़ा। फॉर्म के अंदर सबसे पहले हमने बोला भाई एक आएगा एक्शन, एक क्या आएगा एक्शन, दूसरा आएगा मेथड। अब इसका बाय डिफॉल्ट डायलॉग
आपने अक्सर डायलॉग बॉक्स देखे होंगे, वेबसाइट पर डायलॉग बॉक्स आते हैं, तो उन सब के लिए आप मेथड डायलॉग बॉक्स पास करते हो। डायलॉग बॉक्स अक्सर कहां पर, जब आप कोई भी वेबसाइट को खोलते हो, कुछ इस टाइप के डायलॉग बॉक्स कि भाई काम करना है या नहीं करना, सेव करना है या नहीं करना। अगर फॉर्म में कुछ इस टाइप का डेटा है तो आप डायलॉग को यूज करोगे, लेकिन अभी हम सिंपल फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमारे को ये बता रहा है 3, डायलॉग, गेट और पोस्ट। अभी हम बात कर रहे हैं गेट। सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं, गेट को। इनपुट क्या, एक टैग होता है भाई, ऐसे ही है, जिसमें बाय डिफॉल्ट आपने टाइप दे दी टेक्स्ट। अब मुझे पता है कि अगर मुझे इस डेटा को भाई स्टोर करवाना है तो की का नाम क्या होगा, नेम। जी ये बताओ, देखिए मेथड ना 2 है, गेट या पोस्ट। अब मेथड भाई क्यों लगाते हैं, ताकि डेटा जब आप सेंड करो ना तो उसको बताओ कि आपने मेथड कौन सा यूज किया है। गेट से क्या होता है, पोस्ट से क्या होता है, आप बताता हूं। आपने यहां पर नाम दे दिया यूजर नेम, मैंने यहां पर लिखा यूजर नेम और एक बटन बना लिया जिसकी टाइप रखी सबमिट। अब इसको एक रन करते हैं और देखते हैं भाई आउटपुट में क्या आ रहा है। तो जैसे कि हमें पता है कि ये जो इनपुट टाइप जो होता है ये इनलाइन है, ये ब्लॉक लाइन नहीं है, अपने साथ किसी और को आने देगा, इसीलिए इसने अपने साथ किसी और को आने दिया। जैसे हमने सबमिट किया तो ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर पहले ये खाली था, पहले ये कुछ इस टाइप का है। अब जब मैं इसको ओपन कर रहा हूं, जैसे मैंने इसको ओपन किया अपने ब्राउजर पर, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। आप ऊपर देखें, ऊपर इसने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा और सबमिट किया, तो ऊपर आप देख रहे हैं यूजर नेम में क्या स्टोर हो गया, ये एस जो भी इसने आपने डेटा दिया था। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने मेथड क्या दिया है, गेट। गेट क्या करता है, लिंक के अंदर डेटा लेके चला जाता है, लिंक के अंदर डेटा लेकर चला जाता है। अभी मैंने मेथड कर दिया क्या, पोस्ट। अब मैं यहां पे आया, मैंने डेटा हिट किया, अब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, अब डेटा नहीं जाएगा। आ रही है समझ, अब लिंक के अंदर डेटा नहीं जाएगा। पहले वो क्या कर रहा था, डेटा लेकर जा रहा था। तो भाई आपके पास 2 मेथड है, एक गेट, देखिए आपने पोस्ट यहां पे लगाया, अगर हम गेट हुआ, जैसे मैंने उसको गेट किया, गेट क्या करेगा भाई, बोलेगा मुझे इसी पेज के अंदर डेटा दिखाना है। वो यहाँ पे आया, उसने लिखा भाई कुछ डेटा, तो इसके आगे लिखा हुआ आ गया यूजर नेम इक्वल। अब आपने बोला भाई नहीं, हमें ये नहीं करना, हमें करना है पोस्ट। सही भाई, पोस्ट पे आपने ये किया, गो लाइव पे क्लिक किया और बस ये आया, आपने डेटा लिखा, तो ये आपके पास एक पेज पे चला गया। बोला भाई ये क्यों दिखा रहा है, इसलिए कि भाई आपने इस टाइम एक्शन खाली छोड़ा हुआ है। एक्शन क्या किया हुआ है, खाली छोड़ा हुआ है। मैं यहां पर आऊं, मैं यहां पर बनाता हूं सबमिट .html, एक सबमिट का पेज बनाया, यहां पर आपने लिख दिया फॉर्म सेव, और इधर आए, आपने बोला भाई एक्शन के अंदर ./ पता है इस फोल्डर में कितनी फाइलें हैं, उठाकर लेके आ जाओ। ये आ गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पर जाके बोला भाई इसको हिट कराओ, हिट कराया, हिट किया, सबमिट .html। अच्छा है सर्वर पर है ना, इसलिए मसला कर रहा है। एक मिनट, हम यहाँ पे आते हैं, डबल क्लिक इस पे करते हैं और उसको बोलते हैं भाई गूगल को ओपन कर लो। यहाँ पर आए, हमने इसको हिट किया, तो क्या लिखा हुआ आ गया, फॉर्म सेव। सही है भाई, फॉर्म सेव लिखा हुआ है।
अब मेथड कौन सा था? मेथड था हमारे पास पोस्ट। मेथड मैंने क्या कर दिया? गेट। अब मैं इधर आया जी, लेकिन लिंक में आपका रिक्वायर्ड टेस्ट नहीं होगा ना अभी। अब देखें, रिक्वायर्ड है ना, अब ये क्या है, ये फिल करो तो मैं उस पेज पे जाऊंगा। लिंक ये तो चेक ही नहीं कर सकता, वो तो क्लिक करेगा, मूव कर देगा। रिक्वायर्ड क्या करेगा? पहले चेक करेगा। हाँ बिल्कुल, तो हम इसीलिए तो करें कि यूजर में डेटा देगा। अब देखें, हमने ये रिक्वायर्ड लगा दिया और पेज पे रिफ्रेश किया, अब ये कभी भी नहीं जाएगा, बोलेगा भाई ये रिफ्रेश करो। लेकिन लिंक होती वो तो मूव करा देता, वो तो बोलता ठीक है भाई जाने दो। मैंने डेटा दिया, अब डेटा में आप देखें सबमिट के पेज भी तो चला गया, लेकिन आगे इसने सेव करा दिया। तो गेट का मेथड सिक्योर नहीं होता। अब सवाल ये होगा कि भाई गेट का मेथड सिक्योर नहीं तो बनाया क्यों गया, क्यों मुसीबत ऐसी हुई? भाई देखें, कभी कभी क्या होता है कि आपका सर्वर बैठ जाता है, आपका सर्वर बैठ गया, फेसबुक का तो कभी नहीं बैठ सकता, सिर्फ यूनिवर्सिटी का सर्वर बैठता है बेचारा, वो बैठ गया सर्वर। तो अब क्या है कि फॉर्म तो फिल हो रहे हैं, डेटा कहां से निकाला जाए? तो फिर वो स्क्रैपिंग करके लिंक से डेटा निकालते हैं। वो मेथड गेट पोस्ट कर देते हैं, लिंक से डेटा निकाला जाता है कि अगर डेटाबेस में डेटा सेव नहीं हुआ तो लिंक से डेटा लेके आओ और उसको सेव करो। ये तब, लेकिन ये बहुत कम सिचुएशन में होता है, जब आपका सर्वर बैठ जाए, सर्वर जॉब देना छोड़ दे, फिर आप सेकंड क्यूरी मार दो, जब यूजर ने फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद डेटा यहां से उठाओ, लिंक से उठाओ डेटा। उस टाइम आप अपनी कोडिंग में जाकर मेथड क्या पास कर दोगे? गेट। लेकिन अगर पोस्ट होगा मेरे भाई, अब सिर्फ डेटा कौन देख सकता है? अब आपका यूजर भी नहीं देख सकता कि मैंने क्या फिल किया था। सबमिट किया, बस खत्म, कहानी खत्म हो जाती है कि डेटा सर्वर पे चला जाता है। आ रही समझ? अगर सही करके डेटा चल रहा हो, मिसाल के तौर पर आप सिरानी में बैठे और एंट्री टेस्ट दे रहे हो और हमने कोई इस टाइप का फॉर्म बनाया है और मेथड लगाया गेट का, तो नया आने वाला यूजर इस लिंक में सबका सब डेटा चेक कर सकता है कि पिछले ने क्या क्या आंसर स्टोर कराए थे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था, सेकंड का क्या था, थर्ड का क्या था। ऐसी है ना भाई? लेकिन जब मेथड क्या होगा? पोस्ट, तो कुछ सेव नहीं होगा। आ रही समझ या नहीं आ रही? ऐसा कुछ जिसको ऊपर जा रही हो। हाँ नहीं समझ रही, मैं रिपीट करूं, देखो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए भाई मेथड कितने हैं? दो, गेट और पोस्ट। गेट का मेथड में डेटा भाई लिंक के अंदर स्टोर होगा, आपने याद रखना है, आपका डेटा लिंक के अंदर क्या होगा? स्टोर होगा 100%। पोस्ट के अंदर डेटा लिंक के अंदर स्टोर नहीं होगा। एक चीज तो ये आ गई। अब सवाल ये है भाई क्यों लिंक में डेटा स्टोर करा रहे हैं? जब आपका सर्वर बैठ जाए, सर्वर काम करना छोड़ दे, तो क्या होता है कि आप लिंक से डेटा उठाते हो, आप स्क्रैपिंग कराते हो कि भाई इस लिंक से डेटा ला और मेरे पास स्टोर करा। क्यों? कि मेरा फॉर्म काम करना छोड़ गया है। मतलब एक ही टाइम पर 1000 यूजर आ गए और 1000, आपके सर्वर की ओनली लिमिट 500 लोग हैं। सिंस यूनिवर्सिटी की इतनी होती है, इसीलिए जब वो एंट्री टेस्ट का रिजल्ट आता है या फिर कोई भी आता है तो सर्वर उनका बैठ जाता है। क्यों? लिमिट से ज्यादा यूजर आ जाते हैं, क्योंकि डेवऑप्स वालों का काम होता है इसकी लिमिट सेट करना। इसके लिए लगाई जाती है। आप फेसबुक पे एक टाइम पे आप जितने भी लोग यूज करें वो कभी भी नहीं बैठता। क्यों? उसके ऊपर लगा है मैक्रो सर्विसेज। मैक्रो सर्विसेज हमारे पास क्या होती है? वो आपके पास सिंपल ये काम करती हैं कि अगर कोई भी सर्वर बैठ गया है तो दूसरा सर्वर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दे। लेकिन सिंस यूनिवर्सिटी इतना खर्चा है नहीं उनका बेचारों का, तो वो लोग मैक्रो सर्विस यूज नहीं कर रहे। मैक्रो सर्विसेज क्या होती हैं? अगर मेरा कोई सर्वर बैठ रहा है, मतलब पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत फ्री है, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं ज्यादा लोग, तो आपका सर्वर क्या हो गया? बैठ गया। जैसे आपका सर्वर बैठ गया, वो क्या करेगा? अपने नियरेस्ट
सर्वर को ढूंढेगा। तो नियरेस्ट कौन सा पड़ा? इंडिया। तो इंडिया में अगर लोग बैठे हुए नहीं है, लिमिट है, तो इंडिया का सर्वर आपको एक्सेस दे देगा कि भाई अब आप आधे लोग इंडिया का यूज करें, क्योंकि सब इंस्टेंस पे डेटा सेम पड़ा होता है। सब इंस्टेंस पे आप चाहो यहाँ बैठकर अपना फेसबुक यूज करो, इंडिया में बैठ के करो या अमेरिका में बैठ के करो, जिन फ्रेंड से आप बात कर रहे हो, जिनके बगैर आपकी जिंदगी नहीं है, वो आपसे बात हर जगह पे करेंगे। ऐसी है ना भाई? क्यों? कि आपका डेटाबेस एक है। तो ये होता है मैक्रो सर्विसेज। मैक्रो सर्विसेज का मतलब कि आपके मल्टीपल इंस्टेंस बना दिए जाते हैं। जो सर्वर बैठ जाए, दूसरा सर्वर खुद ब खुद आपके लिए एक्टिव हो जाता है। लेकिन इस पर खर्चा बहुत आता है, इस पर, क्योंकि मैक्रो सर्विसेज बनाना बहुत, और ये AWS बनता है, AWS बना के देता है। ये सर अंग्रेज खरीद सकता है, हम जैसे लोग नहीं खरीद सकते। क्यों? कि ये हमसे अमाउंट लेता है डॉलर्स में, और वैसे डॉलर हमारे तो बस की अभी बात है, इसलिए तो AWS पे हम तो मूव नहीं होते। अच्छा, तो अभी याद रखने की जो बात है कि भाई गेट के अंदर डेटा स्टोर होगा, लिंक के अंदर डेटा आएगा, पोस्ट के अंदर डेटा नहीं आएगा। ये तब यूज किया जाता है जब आपका सर्वर बैठ जाए और आपको लिंक से डेटा निकालना हो, तो आप गेट को यूज करते हो। जी जी, सही। देखें, आप ये वैल्यू अपने सर्वर से उठाओगे, ये यहाँ पे नहीं होगी, ये सर्वर पे सेट होगी कि भाई सर्वर सही चल रहा है तो पोस्ट दिखाओ। सर्वर अगर क्रैश हुआ पड़ा है और कोई इशू आया पड़ा आपके फॉर्म में, तो गेट दिखाओ, ताकि हम डेटा स्क्रैप कर लें। तो ये वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी, ये सर्वर पे पड़ी होगी। ये जावास्क्रिप्ट के जरिए उठा के यहाँ पे सेट कराओगे। अभी तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना गेट है या पोस्ट है, ये ऐसा नहीं होगा। जावास्क्रिप्ट उठाएगा पहले वैल्यू आपके डेटाबेस से, फिर वो उसको सेट करेगा। तो वो डेटाबेस बताएगा कि मैं सही हूं या नहीं। तो अभी के लिए सिंपल आपको पता हो गया कि भाई मेथड के अंदर दो टाइप आते हैं, गेट और पोस्ट, और स्टोर करता है या नहीं करता। इसके बाद आपके पास इसमें आता है मिल लेंथ, जिसकी हम बात कर रहे थे। मिल लेंथ कि कम से कम 2 लेटर तो होने चाहिए। मिसाल के तौर पर आप इधर आए, आपने इधर आकर पेज पे रिफ्रेश किया, सबमिट किया, अब आपको बोल रहा है भाई प्लीज फिल करो। जैसे ही मैंने फिल किया, बोल रहा है भाई मुझे कितने लेटर चाहिए? 2 चाहिए। ये कौन बता रहा है इसको? मिल लेंथ। मिल लेंथ का काम होता है कि भाई ज्यादा से हो कि कम से कम कितने लेटर होने चाहिए। आपने बताया कितने लेटर होने चाहिए? 2 लेटर होने चाहिए। मैंने बोला भाई 5 लेटर होने चाहिए, मिसाल के तौर पर, तो साफ सी बात है। अब ये मुझे जब मैंने हिट किया, फर्स्ट टाइम बोल रहा है भाई इस फील्ड को फिल करो। ये एरर कौन दिखा रहा है? ये रिक्वायर्ड दिखा रहा है। रिक्वायर्ड का काम है कि डेटा फिल हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करो। उसमें कितने लेटर हैं, कितने लेटर नहीं है, वो कौन चेक करेगा? मिल लेंथ। अब आपने यहां पर है, इसको रिफ्रेश किया, आपको बोल रहा है भाई प्लीज फिल करो। जैसे मैंने फिल किया, बोल रहा है भाई मुझे 5 लेटर चाहिए, इस टाइम मुझे आप 1 लेटर दे रहे हो। मैंने 1 लेटर बढ़ा दिया, बोल रहा है भाई मुझे अभी भी 5 लेटर चाहिए, और आप मुझे कितने दे रहे हो? 2 लेटर दे रहे हो। 2 लेटर दे रहे हो, तो इसलिए ये यहां पर भी आपको एरर दिखा रहा है। उसके बाद जब आपने इसमें 5 के 5 लेटर दे दिए, अब ये आपको एरर नहीं दिखाएगा। क्यों? क्या आपने इसके अंदर 5 के 5 लेटर, इसको आपने 5 के 5 लेटर दे दिए, और अब आपने सबमिट किया, तो आपके पास फॉर्म क्या हो गया? सबमिट हो गया। अब आप इधर आए, आपने यहां पर आकर बोला मैक्स लेंथ, आपने बोला 7। ज्यादा से ज्यादा लेटर कितने होने चाहिए? 7 लेटर होने चाहिए। आप वापसी आए, फॉर्म पे क्लिक किया, फर्स्ट टाइम ये बोल रहा है फिल करो, फिल किया। अब ये 7 से आगे नहीं जाएगा,
जितने आपने बोले थे उतने आपका यूजर लिख पाए भाई। मिनिमम में तो ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी जब तक लिखते रहो जब तक वो। अब मैक्स का मतलब क्या है कि बस आप इतना लिख सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते। आ रही समझ? देखिए फर्क क्या है। मेन का मकसद कि कम से कम 5 लेटर चाहिए। मैक्स का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने लेटर होने चाहिए। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता आप बोलो ज्यादा से ज्यादा तो और मिनिमम लेंथ 2, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई कि कम से कम मुझे 5 चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मुझे कितना चाहिए वो। ऐसी तो लॉजिक नहीं होगी ना भैया। तो लॉजिक क्या होगी कि भाई मिनिमम वैल्यू कम होगी, मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा होगी। मिनिमम वैल्यू भी एक एट्रीब्यूट है, मैक्सिमम वैल्यू भी एक एट्रीब्यूट है। मिनिमम ये चेक करता है, अब मैक्सिमम यूजर की मर्जी है भाई है 10 लेटर लेकिन वो 10 नहीं देना चाह रहा, वो सिर्फ आपको 5 देना चाह रहा है, तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा ना भाई। देखिए मैक्स क्या है, ज्यादा से ज्यादा कितना लिख सकता है चीज, वो आपकी मर्जी है। आप चाहो तो आप जितना 10,000 आप, वो तो आपकी रिक्वायरमेंट है ना। क्लाइंट चाह रहा है भाई 100 लेटर होने चाहिए तो आप 100 लेटर। अब एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है भाई मुझे आपकी डिस्क्रिप्शन, मैं आपसे जॉब के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे 50 लेटर चाहिए ही चाहिए, तो 50 लेटर दोगे। और आपने बोला भाई मैक्सिमम आप इतना लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी। आप मुझे इसके अंदर जब तक मैं 50 लेटर नहीं लिखूंगा ये फॉर्म फिल नहीं होगा। वो तो आपकी लिमिट है, 5,000 चाहो 5,000 लगा सकते, इस पे कोई लिमिट नहीं। तुम्हारे पास आ गया मिनिमम लेंथ, कम से कम कितनी लेंथ होनी चाहिए। देखिए मेन का मकसद कि लाजमी लेटर देने हैं। मेन का मकसद क्या है, लाजमी इतने लेटर देने हैं। मैक्स का क्या है, आपकी मर्जी है। क्या बता, आपकी डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा हो, आपका डेटा बहुत ज्यादा हो तो आप मैक्स लेंथ लगा सकते। मैक्स लेंथ का काम सिर्फ क्या है कि यूजर अब चाह रहे हैं, यूजर सिर्फ और सिर्फ 7 लेटर लिख सकता है। 7 या इसकी जगह हम 9 कर देते हैं क्योंकि पहले भी 7 लगाए थे। अब हम ये ना समझे कि 7 फिक्स है, 7 नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। 2 लिखे, बोल रहा है भाई मुझे कितने और चाहिए, 4 लेटर चाहिए, अभी आपने कितने दिए, 2 दिए। अब एरर हट जाएगा। भाई किसको समझ में नहीं आ रही, हमारा डिस्कनेक्ट हो गया। समझ आ रही है या नहीं आ रही? जी जी, एक मिनट यार मैं इसको कनेक्ट करूं। देखिए इंटरनेट चल रहा है। नहीं ऐसा नहीं है यार, उसका बिल तो पे किया है। ऐसा बैठ। पोर्ट का कनेक्टर दिया ना तुमने।
मेंटेनेंस की बात करते हैं। सबके सब लोग फीस देंगे तो फिर होगा ना, मेंटेनेंस फीस नहीं आती आगे फीस। चलो फिर अभी एसी भी लग जाएंगे। देखिए एसी जो थे वो भी उठ के चले गए, वो उठ के उधर गए हैं आईटी ऑटोबान। जी मेरी स्क्रीन नहीं आ तुमने HDMI वाला लिया नहीं इसे? क्यों नहीं लिया तुमने? तुम्हारी गलती है। वरना मेरा ले लो नेट। मेहरबानी आप इसे भी चलाना। जी जी आपने वो उस पे चलाना होगा लाइव सर्वर पे। लाइव पे नहीं चलाए ये क्योंकि उसने फाइल चेंज करनी है, तो वो फॉर्म एक्शन को देखता है। लाइव पे मत चलाए, इसको डायरेक्ट चलाएंगे ना तब चलेगा। अच्छा बाकी बात है भाई, पंखों की तो बात इंशाल्लाह लाजमी आप बोलिएगा क्योंकि आपका हक है जिनका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बॉस ऐसे ही है। आप इधर बैठे या यहाँ भी मजाक से वही वही वहाँ आ रही तो वहाँ आ रही है, सिर्फ ये थोड़ा थोड़ा सा ऊंचा है बस इतना है, तो हवा से भी लग रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उम्मीद है कि सेट हो जाएगा। अच्छा और कल आपकी क्लास का टाइम, अब क्लास के टाइम के लिए बहुत से लोगों का मसला है कि सर ये टाइम करें 10 से। टाइम ये बिल्कुल सही है यार, 12 से 3 एसी ऑन हो जाएंगे तो सब इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ नींद आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ये वीक देख लें जहाँ नेक्स्ट वीक तक सब रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा कल यहाँ पे एक कंपनी आएगी जो कि इंटरव्यू जो जिन बैचेस का हो गया है, आप लोग एज एक्सपीरियंस के लिए आ सकते हैं। उसकी टाइमिंग है सुबह 10 से लेके आपकी क्लास से पहले पहले तक, मतलब क्लास से पहले 10 से लेके 11:30 तक टाइम आपका। एक ही है वो हायरिंग के लिए आएगी, नाम है वॉरियस। एक मिनट को मुझे भी नाम, अरे उधर एसएमआईटी के स्टूडेंट ही लगे हैं और वही लीड कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है एसएमआईटी के लिए। बस इंटर्नशिप के लिए भी, और अगर एक्सपीरियंस होगा तो जॉब के लिए। इंटर नहीं, उनका मकसद है इंटर्नशिप के लिए लेना। मैं आपको बताता हूँ उसके लिए, एक मिनट नेट नहीं चल रहा वरना मैं अभी पोस्ट आपके व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे ना शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप है। अच्छा मैं अभी जी 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 क्या बोल रहे हैं यार? ये चीज करना गलत है ना यार। देखो स्टेटस उनको भेजो, अभी हमें जरूरत नहीं है स्टेटस की यार, उनको भेजो ना। वो तो समझ के जिनके लिए यहाँ पे बैठे हैं हम, ताकि मेहनत करें सब कुछ मिले। अच्छा तो एक मिनट, अच्छा नेट ही नहीं चल रहा। अच्छा, कंपनी का नाम है वॉरियर।
के नाम से है। तो यहाँ पे जो ये लोग यार हायरिंग कर रहे हैं तीन चीज़ों के लिए। एक जावास्क्रिप्ट के डेवलपर के लिए, रेक का डेवलपर और रेक नेटिव, इन सब के लिए। और इसके लिए इनकी तकरीबन 10 से 12 पोजीशंस हैं, क्योंकि इनका एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो उसमें इनको डेवलपर चाहिए। बस ऑन साइड हैदराबाद। और सबसे अच्छी बात यह है कि यार वो एसएमआईटी के स्टूडेंट ही है। मतलब अच्छा, ऐसा नहीं है कि एसएमआईटी स्टूडेंट का सॉफ्टवेयर हाउस है, सॉफ्टवेयर हाउस बहुत टाइम हो गया उसको, लेकिन अभी जो बैचेस के स्टूडेंट थे वो उनकी वहां पे जॉब लगी है। तो उसी के बिहाफ पर उन्होंने डायरेक्ट उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया कि सर हमारे पास हायरिंग है। तो हमने कहा आ जाओ भाई, हमारे पास बच्चे बहुत हैं, यहाँ पे आओ, यहाँ से लेके जाओ। तो अगर किसी का हो, कल सुबह 10 से 12 बजे तक वो सेशन होगा। देखिए सेशन में बैठने से क्या होगा, आपको पता लगेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ तक पहुँचना। सर किनसे बात कर रहे हैं, हमारी सुन लें यार, कौन है? तो इससे क्या है कि आपको पता लगेगा कि क्या इस कोर्स से फायदा भी होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक मोटिवेशन आती है ना, क्या ये भी यहीं पर बैठे थे, आज कामयाब हो गए, हम भी बैठे तो हम भी कामयाब होंगे। तो इस चीज का मकसद कि भाई कल अगर किसी का हो तो वो लाजमी, लेकिन फिर आपको 6 घंटे बैठना पड़ेगा, 5 घंटे बैठना पड़ेगा, 3 घंटे क्लास और फिर 2 घंटे वो। अगर इतना टाइम हो किसी के पास तो मोस्ट वेलकम, लेकिन क्लास लाजमी लेनी है। अच्छा, हम वापसी यहाँ पे आते हैं। तो भाई अच्छा, सिर्फ आपके कोई भी रिलेटिव है, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी लेके आ जाओ, सिर्फ वो एसएमआईटी के स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब ऐसा नहीं कि वो मेरा दोस्त है, हाँ उसने वो जॉब कर रहा है या फिर उसको जॉब चाहिए, उसने यहाँ से कोर्स नहीं किया। क्योंकि भाई हमारा यहाँ उनका बुलाने का मकसद है कि हमारे बच्चों को उठाया जाए। ऐसा ना हो कि बाहर का, तो बाहर का बच्चा फिर वो खुद जाके दे, यहाँ पे बाहर का बच्चा नहीं आएगा। सही है भाई, यहाँ पर सिर्फ एसएमआईटी में जो एनरोल होंगे उनके लिए, जॉब के लिए वो आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया फॉर्म। फॉर्म के एक्शन की हम बात कर रहे हैं कि एक्शन का मकसद कि जब फॉर्म फिल हो जाए तो आप किस पेज पर जाओगे। मेथड की हमने बात कर ली, नेम की हमने बात कर ली। नेम में क्या होता है, किस में आपने डेटा स्टोर करवाना है। रिक्वायर्ड लाजमी डेटा देना है। मिनिमम लेंथ कम से कम कितने लेटर होने चाहिए, मैक्सिमम लेंथ ज्यादा से ज्यादा कितना डेटा होना चाहिए, यह सब। फिर आपने एक और टाइप देखी थी इनपुट के अंदर, एक और टाइप आपने देखी होगी, चेकबॉक्स देखा था, बटन भी देखा था। अच्छा एक चीज बताएं, फर्क क्या है चेकबॉक्स और रेडियो बटन? चेकबॉक्स और रेडियो बटन में मेन फर्क क्या है? गुड, सिलेक्ट ओनली वन आइटम, एक आइटम आप सिलेक्ट कर सकते हो। जी जी, हाँ ऐसे ही बिल्कुल। इसके अंदर आप सिलेक्ट मल्टीपल आइटम कर सकते हो, एक से ज्यादा आइटम सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये बताएं, रेडियो बटन में वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसको बताती है कि आपने एक ही सिलेक्ट करना है। मतलब मेरे फॉर्म के अंदर 3 टाइप के रेडियो बटन हो सकते हैं ना भाई। सबसे पहला मेल है या फीमेल है, दूसरा आपके पास हो सकता है एसएमआईटी का स्टूडेंट है या नहीं, तीसरा 18 से ऊपर की एज है या 18 से कम की है। अब मेरे पास 3 रेडियो बटन मुझे बनाने हैं। मुझे कितने रेडियो बटन बनाने हैं? 3। तो इन दोनों में से एक सिलेक्ट हो, इन दोनों में से एक सिलेक्ट हो और इन दोनों में से एक सिलेक्ट हो। नेम से, बिल्कुल। नेम आपके पास, इसका नेम अलग होगा, इसका नेम अलग होगा और इसका नेम अलग होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे आते हैं और हमने यहाँ पे आके लगा दिया रेडुआ, और यहाँ पे आके रेडुआ आपने लगा दिया और आपने बोला भाई वैल्यू यहाँ पे लगा दिया मेल, यहाँ पर आके आपने लगा दिया फीमेल, यहाँ पर आए पेज पे आपने रिफ्रेश किया। अब ये तो दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं भाई, बिल्कुल। आपने जैसे कि आपने नाम ऊपर देखा था तो आपने इसका एक
नाम बनाना है। भाई ये नाम और वैल्यू क्या है? नेम आपकी की, नेम आपकी की। देखें, जहां पर आपने यूजर से डेटा लेना है वहां पर तो यूजर खुद वैल्यू देगा। जैसे आपका ईमेल हो गया, जैसे आपका पासवर्ड हो गया, जैसे आपके पास कोई उसका नंबर हो गया, उसमें तो वैल्यू आप डिफाइन नहीं करोगे। क्यों नहीं डिफाइन करोगे? मिसाल के तौर पर मैं यहां पर आया, मैंने वैल्यू एबीसी लिख दी, यहाँ पे आया, पेज पे रिफ्रेश किया तो भाई ये तो पहले से एबीसी लिखा हुआ आया, क्योंकि हमने पहले से नहीं दिखाना, हमने यूजर से वैल्यू पूछनी है। जिस जगह पर यूजर से पूछना है वहां पर आप कभी वैल्यू पास नहीं करोगे, वहां पर आप कभी भी वैल्यू पास नहीं करोगे। लेकिन जहां पर आपने यूजर से सिर्फ पूछना है आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो, इतना लेट, तो वहां पर अब यहां पर क्या है कि आपको पता है यूजर आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, वैल्यू आपकी है, यूजर सिर्फ सिलेक्ट करेगा, तो वहां पर वैल्यू लाजमी देना है। आ रही समझ? आपने यहां पर आकर नेम दिया, नेम इक्वल टू जेंडर, और इधर आकर आपने ये दे दिया, यहां पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया तो आपके पास अब एक टाइम पर एक ही सिलेक्ट होगा। लेकिन हमें नहीं पता भाई यहाँ पर क्या वैल्यू, यहाँ पर क्या वैल्यू, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? लेवल। इसके अंदर जाकर हम क्या लगा देंगे? लेवल। इसके ऊपर यहाँ पर जाकर आप इसके बाद एक टैग बना दोगे, किसका? लेवल का। फोर के अंदर ये किस चीज के लिए आपने पास करा दी? जेंडर, और आगे आके लगा दिया मेल, सिर्फ और सिर्फ ये यूजर को वैल्यू दिखाने के लिए कि यूजर को समझ आए कि वो क्या लिखना चाह रहा है। यहां पर आए तो आपके पास एक आ गया मेल, एक आ गया फीमेल। अब देखें, अगर हम ये वैल्यू पास नहीं करते तो क्या होता भाई? मैंने ये वैल्यू पास नहीं की और मेथड यहां पे लगा दिया गेट का, अब बताएं क्या होगा? अब मैंने ये दिया, सबमिट किया, यहाँ पर यूजर नेम लिखा हुआ है, मैं वापसी आया, मैंने एक सिलेक्ट किया, यहाँ पर आया, ये तो लिखा आ गया जेंडर इक्वल टू ऑन, जेंडर इक्वल टू ऑन। इसका ये मकसद है कि एक तो सिलेक्ट हुआ है, एक क्या हुआ है? सिलेक्ट हुआ है, लेकिन हमें ये भी तो जानना है कौन सा सिलेक्ट हुआ है, हमें ये तो जानना है ना भाई कौन सा सिलेक्ट हुआ है, मेल सिलेक्ट हुआ है या फीमेल हुआ है। तो इसके लिए आप क्या पास करते हो? वैल्यू। आप क्या पास करते हो? वैल्यू, जिससे आपको ये पता चलता है कि यूजर ने क्या सिलेक्शन की है, यूजर ने क्या सिलेक्शन किया। अब मैं यहाँ पे जाकर गेट लगाऊं ताकि लिंक में हम देख सकें क्या ये डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, मेल सिलेक्ट किया, मेल सिलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या आ गया? जेंडर इक्वल टू मेल, क्या आपके यूजर ने मेल को सिलेक्ट किया है। मैं यहाँ से जाके फीमेल को सिलेक्ट करूंगा तो क्या लिखा आ गया? जेंडर इक्वल टू फीमेल। तो भाई ये वैल्यू देना बहुत जरूरी है, ये वैल्यू नहीं दोगे तो आपके बैकएंड को नहीं पता चलेगा कि आपने क्या सिलेक्ट किया है। तो सिलेक्शन कराने के लिए आपने क्या पास कराई? एक तो नेम पास कराया, नेम में क्या पास किया? जेंडर। जेंडर, अब आपको अक्सर ये सवाल करेगा कि भाई ये नेम क्या है, आप बोलोगे आपने इसका क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया। आपने इसका क्या बना दिया? ग्रुप के मल्टीपल। अब जेंडर नेम है, फीमेल है, कोई और जेंडर है, जो भी, तो आप वहां पर जाकर नेम पूरा एक क्या बना दोगे? ग्रुप बना दोगे। अब ग्रुप का मकसद कि मल्टीपल जेंडर का एक ही ग्रुप है, उसमें यूजर एक ही सिलेक्ट कर सकता है। जी जी, आपने यहां पर जाकर वैल्यू पास की, वैल्यू से उसको ये पता चल रहा है। देखें, याद रखें, जब भाई मैं वैल्यू पास नहीं करूंगा तो बैकएंड को नहीं पता चलेगा। फ्रंट एंड में तो यूजर को नजर आ रहा है, हाँ मैंने मेल सिलेक्ट किया है, लेकिन बैकएंड उसको क्या बोलेगा? बैकएंड बोलेगा भाई ये ऑन है,
मेल सेलेक्ट किया तो भी क्या आया ऑन, फीमेल सेलेक्ट किया तो भी क्या आया ऑन। अब इसको कैसे पता चले कि यूजर को तो नजर आ रहा है कि मैंने मेल सेलेक्ट किया या फिर फीमेल किया, पर बैकएंड को भी तो बताना है ना कि यूजर की जेंडर क्या है। अब आपने यहां पर जाकर क्या सेट कर दिया, वैल्यू। इसका ये काम है कि बैकएंड को पता चलेगा अगर ये सिलेक्ट हुआ तो मुझे स्टोर कराना है मेल। लाजमी नहीं आपकी यहाँ पे जो भी टाइप हो, आपने यहाँ पे एबीसी लिख दिया, यहाँ पे DEF लिख दिया, ये सिर्फ आपके बैकएंड के लिए है। अब आप यहाँ पर आए, आपने सेलेक्ट किया, आपने यहाँ पे कुछ डेटा दे दिया, फीमेल सेलेक्ट किया तो DEF लिखा हुआ आगे। ये क्या है, ये आपकी वैल्यू है जो आपके बैकएंड को बताएगी कि आपने क्या सिलेक्ट किया है। तो अब इसको ऑन या ऑफ नहीं मिलेगा कि ऑन हुआ या ऑफ हुआ, क्योंकि मल्टीपल है ना, क्योंकि वो सब चीजें क्या है, ग्रुप बना हुआ है। तो ग्रुप के लिए आपको वैल्यू पास करना बहुत जरूरी है। वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ना फ्रंट एंड वाले के लिए है ना यूजर के लिए है, वैल्यू सिर्फ बैकएंड वाले के लिए है कि आपने क्या स्टोर कराना है, आपने यूजर की जेंडर क्या रखनी है, उसके लिए आपने क्या पास किया हुआ है, वैल्यू पास किया। सही है भाई, यहां तक सब कुछ समझ आ गया। अच्छा, अब हम जाते हैं, ये बताएं क्या मैं इसमें रिक्वायर्ड लगा सकता हूं। मैंने यहां पर जाकर रिक्वायर्ड लगा दिया, इधर आते हैं पेज पे रिफ्रेश करते हैं, वापसी आए पेज पे रिफ्रेश किया, हमने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया तो पहले ये बोलेगा इसको फिल करो, हमने फिल कर दिया, फिर सबमिट किया तो बोलेगा भाई इनमें से एक तो सिलेक्ट होना चाहिए, या जेंडर हो या मेल हो या फिर फीमेल हो। सिलेक्ट किया, फॉर्म आगे मूव हो गया। क्या रेडियो बटन हो, क्या चेक बॉक्स के अंदर रिक्वायर्ड होना चाहिए, इसमें रिक्वायर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलो भाई लगा लेते हैं, इसको कर लेते हैं। यहां पर आए, आपने सबसे पहले एक इनपुट का टैग बनाया, टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, आपने नाम दे दिया, नाम इक्वल टू हॉबीज। इसकी आपने हॉबीज और चेक, अब इसको आपने लेबल देना होगा, आपने लेबल दिया और यहां पर आपने बोला सिर्फ SMS करते रहते हैं हम, एक दूसरा कोडिंग करते रहते हैं जिसके बाद हमारा दिल भर जाता है, ये हमारी हॉबीज है। और तीसरा, लोगों को डिस्टर्ब करते रहते हैं, नहीं हम चलो क्रिकेट क्रिकेट लगा, तो हमारे पास 3 टाइप की हॉबीज आ गई। अभी हमने रिक्वायर्ड नहीं लगाया, चलो भाई हमने ये सेट किया, मेल सेलेक्ट कर लिया, सबमिट कर रहे हैं बिल्कुल। अभी नेम, यूजर नेम में वो सेट हुआ, जेंडर में ABC सेट हो गई, सही है भाई। अब मैंने यहाँ पे नाम तो दिया हुआ है, इनमें से एक सिलेक्ट कर लेते हैं। SMS सिलेक्ट किया तो यहाँ पे जाके हॉबीज में क्या आ गया, फिर से ऑन। बैक आते हैं, इस पे सिलेक्ट करते हैं, ये तो 2 बार हॉबीज ऑन हो गया। बैक करते हैं, तीनों पे क्लिक करते हैं, ये तो तीनों बार हॉबीज ऑन हो गया। तो अब बैकएंड तो पागल हो जाएगा कि ऑन, अब हॉबीज भी आ रहा है और ऑन 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 भी आ रहा है। तो भाई हमें पता है कि टोपी मत पहनाओ, यहाँ जाके साफ क्या लगा दो, वैल्यू, जिससे बैकएंड बेचारा जान सके कि ये क्या करता है, इसका क्या दिल करता है वैल्यूज में लगाने के। तो भाई वैल्यूज में आ गया कोडिंग, ये तो बहुत मुश्किल है, और ये वैल्यू, हाँ ये थोड़ा आसान है। अब आपके पास क्या है, यहाँ पर आए पेज पे रिफ्रेश किया, अब हम जब इसमें से अब जिस पे सिलेक्ट करेंगे तो अब हॉबीज में SMS, हॉबीज में क्रिकेट, तो अब बैकएंड सुकून में रहेगा कि अब ऑन नहीं आएगा, अब उसकी वैल्यूज आएंगी कि क्या सिलेक्ट हुआ। अब हम बोल रहे थे कि जी भैया रिक्वायर्ड लगा दो, मतलब ये रिक्वायर्ड लगा दिया, यहाँ पर आए रिक्वायर्ड लगा दिया, यहाँ पर आए रिक्वायर्ड लगा दिया, वेरी गुड। यहाँ पर आए जी जी, हाँ मैं ऐसा ही है बिल्कुल, हाँ मैं इसी की बात कर रहा हूँ। अभी हम इसी पे तो बोल रहे हैं। अब देखिए
चले भाई, हमने यहाँ पे डेटा दे दिया, सबमिट किया, ये बोल रहा है भाई इसमें एक सेलेक्ट करो, चलो शुक्र है एक सेलेक्ट किया। अब बोल रहा है भाई इस पे सिलेक्ट करो, चलो भाई एसएमएस तो करते हैं। अबे कोडिंग तो करते ही नहीं है, ये क्यों सिलेक्ट करूं? कोडिंग तो करता ही नहीं हूं मैं, चलो कोडिंग भी करते हैं। क्रिकेट तो खेलते ही नहीं है, तो भाई ये तो फिर तीनों की तीनों फिल करनी पड़ेंगी। इंटरव्यूअर इसी तरह का सवाल करता है, क्योंकि वो टेक्निकल बहुत कम लोग होते हैं। इंटरव्यूअर बहुत वो थ्योरी बेस्ड बच्चा होता है ना, वो जब कंपनी में आता है वो थ्योरी के हिसाब से आता है, तो फिर वो थ्योरी घुमाता रहता है। तो इस टाइप का भाई कभी भी चेक बॉक्स में रिक्वायर्ड नहीं लगना चाहिए। अगर लगेगा तो फिर यूजर को सब सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप तो यूजर की मर्जी है ना, क्या पता वो सिर्फ एसएमएस करता हो, वो कोडिंग और क्रिकेट खेलते ही ना हो, या फिर वो सिर्फ कोडिंग करता हो, उसके पास कोई और हल ही ना हो, किसी और से बात ही नहीं करता। तो भाई इसलिए फिर आपको क्या नहीं लगाना, रिक्वायर्ड नहीं लगाना। कभी भी याद रखना है, अब ये याद होना चाहिए हमें कि रिक्वायर्ड चेक बॉक्स में कभी भी नहीं आएगा। रिक्वायर्ड चेक बॉक्स में रिक्वायर्ड चेक बॉक्स में कभी भी नहीं आएगा। समझ आ रही है? ऊपर ऐसा कोई जिसके ऊपर से जा रही है, जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रही, देखिए एक्सप्रेशन से तो लग रहा है, या तो क्लासेस में मजा नहीं आ रहा है, या फिर जी देखिए वैल्यू क्या होती है, डेटा स्टोर करने के लिए ना, मतलब वैल्यू नहीं ना देते, अब हमने वैल्यू नहीं दिया तो हमारे यूजर को तो नजर आ रहा है कि भाई ये एसएमएस लिखा हुआ है, इसने एसएमएस पे क्लिक किया, लेकिन जब आप सबमिट करोगे तो हॉबीज में क्या लिखा हुआ आ जाता है, ऑन, क्योंकि उसको कोई वैल्यू नहीं मिली। देखिए आपके पास मैंने स्टार्ट में बताया कि भाई दो हल है, या तो आप यूजर से वैल्यू लोगे तो यूजर आपको वैल्यू देगा। ये हम कब कब यूजर से लेंगे, जब इनपुट की टाइप टेक्स्ट होगी, जब इनपुट की टाइप ईमेल होगी, जब इनपुट की टाइप पासवर्ड होगी, जब इनपुट की टाइप नंबर होगी, जब इनपुट की टाइप टेक्स्ट एरिया होगी। इन सब में वैल्यू आपने नहीं लगाना। क्यों? कि इन सब में यूजर आपको खुद बताएगा कि मेरा नाम क्या है, मेरा ईमेल क्या है, मेरा पासवर्ड क्या है, मेरा कोई भी एसएमएस क्या है, मेरा फोन नंबर क्या है। उस टाइम वैल्यू नहीं लगानी। वैल्यू सिर्फ क्या है, डेटाबेस को बताने के लिए कि यूजर ने क्या डेटा सेट किया। लेकिन जब आपने जेंडर रख दिए, अब जेंडर तो वैल्यू नहीं देगा यूजर, यूजर सिलेक्ट करेगा। चेक बॉक्स यूजर कोई वैल्यू नहीं देगा, यूजर सिलेक्ट करेगा कि क्या मैं रीडिंग करता हूं, मैं कोडिंग करता हूं, तो वो क्या एक सिलेक्शन करेगा। तो उस टाइम पे वैल्यू डेवलपर खुद डिफाइन करता है कि अगर इस पे सिलेक्ट हुआ तो ये वैल्यू होगी, इस पे सिलेक्ट हुआ तो ये वैल्यू सिलेक्ट होगी। तो उसके लिए आप वैल्यू पास करते हो। सही है भाई? तो आपके पास वैल्यू के लिए आपने यहां पर पास कर दिया। और दूसरी चीज, क्या हमें चेक बॉक्स में रिक्वायर्ड रखना चाहिए? नहीं। रेडियो बटन के अंदर करना चाहिए कि रेडियो बटन कोई ना कोई तो एक सिलेक्ट होना, या तो एसएमएटी स्टूडेंट है या नहीं है। लेकिन एसएमएटी स्टूडेंट है लेकिन क्लासेस में किसी और से बात करता है, तो फिर तो सिर्फ एसएमएस करता है, फिर तो रिक्वायर्ड ही नहीं ना रखना, वरना कोडिंग तो उसको आएगी नहीं, कोडिंग तो वो कर नहीं पाएगा। तो इसलिए भाई चेक बॉक्स के अंदर कभी भी रिक्वायर्ड नहीं रखना, रेडियो बटन में चेक बॉक्स ओ रिक्वायर्ड रखना। ठीक है भाई, आगे मूव हो। यहां तक किसी का कोई सवाल? अच्छा, अब आगे आता है इनपुट टाइप। इसमें आपके पास डेट टाइम, सिर्फ डेट लिखते हैं। और डेट में क्या होता है, यहां पर है, पेज पे रिफ्रेश किया तो डेट में आपके पास डेट आएगी। डेट में आपके पास क्या आएगी, डेट आएगी। अब अक्सर वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहां पर ये लिखा होता है कि यूजर की एज लाजमी 18 साल से बड़ी होनी चाहिए। ऐसी वेबसाइट होती है ना कि आप ऐसी वेबसाइट जो सिर्फ 18 साल से बड़े लोग देख सकते हैं।
थोड़े लोग नहीं नहीं देख सकते। तो उसके लिए फिर आप क्या है कि यूजर से आप उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछते हो कि कौन सी उसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो भाई ये चीज करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे और चेक करेंगे कि यूजर ने क्या सेलेक्ट किया है, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे कि उस डेट से लेकर जो डेट सेलेक्ट हुई है वो लेकर और मुझे कितनी डेट चाहिए, वो आपको बताएगा कि भाई इसकी एज अभी 18 साल की नहीं हो। आपने सेलेक्ट किया भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2025 है, तो जावास्क्रिप्ट एरर देगा भाई अभी तो तू सिर्फ 10 से 12 दिन का हुआ है, ये वेबसाइट तेरे लिए तो है ही नहीं। तो इसलिए आप जावास्क्रिप्ट के जरिए इस चीज को चेक कर सकते हो कि भाई अगर उसकी एज 18 साल से बड़ी है तो एक्सेस करने दो। जी जी, डेट के अंदर लिखवा लगा तो सकते हैं वैसे कि भाई लाजमी फिल करें। हाँ देखिए इसको रिक्वायर्ड तो लगा सकते हैं पर यूजर की मर्जी है, डेट कुछ भी सिलेक्ट करे, डेट मतलब वो कुछ भी सिलेक्ट करे। अब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने सिलेक्ट की ना 10/4/2000 या 2010, तो अभी मेरी सिर्फ ओनली 15 साल हुई है, तो मैं ये वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये जावास्क्रिप्ट आपकी एज को कंपाइल करेगा, फिर आपको बताएगा, मतलब सबमिट के बटन पे फिर आप जावास्क्रिप्ट को हिट कराओगे कि चेक कर मेरी डेट 18 साल से बड़ी है या नहीं। बड़ी होगी तो एरर फेंकेगा कि भाई आप डेट सेलेक्ट नहीं करो, ये वेबसाइट आप एक्सेस नहीं कर सकते। एचटीएमएल के अंदर आप ब्रांडिंग इसको नहीं करा सकते क्या आप, क्योंकि इसके अंदर ना वो यूजर की मर्जी है कि वो डेट तो कुछ भी सिलेक्ट करा दे। अच्छा उसके बाद हमारे पास एक इसके साथ साथ आता है, अगर हम यहाँ पे आते हैं डेट टाइम, डेट टाइम। अब डेट टाइम में क्या होगा कि भाई आपके पास आपका यूजर खुद लिखे, मतलब जो भी आपकी एज है वो खुद लिखे, तो ये इस टाइप की फील्ड दे देगा। ये आपको अक्सर कहीं पर भी यूज नहीं होता। उसके बाद तीसरा डेट टाइम लोकल माइनस लोकल। अब क्या है, अब आपके पास टाइम भी देगा भाई के आप किस टाइम पैदा हुए थे और उस टाइम क्या टाइम था, वो सब कुछ देने के लिए आप क्या दोगे, डेट टाइम माइनस लोकल। डेट टाइम देखिए फर्क क्या है, सिर्फ डेट थी तो डेट लेगा, डेट टाइम थी तो आप खुद लिखो, डेट टाइम लोकल है। अब सॉरी लोकल क्या है, जिस कंट्री में आप बैठे होते हो ना उसका करंट जोन टाइम उठाकर ये आपके सामने लेके आता है। इस टाइम 1:21 हो रहे हैं तो आपके करंट जोन के हिसाब से ये टाइम दिखाता है। लोकल का मकसद आप जिस जगह पर बैठे हो, क्योंकि पाकिस्तान का टाइम है जीएसटी, जीएसटी और ये तो क्या हम पाँच घंटे आगे किसी से, कोई 10 घंटे हमसे पीछे है, तो ये सब का। और यूएस का इंटरनेशनल टाइम है जो कि क्योंकि वो डॉलर्स है तो उनका टाइम चलता है, लोग उनके आगे पीछे होते हैं, वो बीच में है, जो उनसे आगे है वो +5, जो उनसे पीछे है वो -5 या 1 घंटा पीछे या 5 घंटे पीछे। तो अब ये लोकल है, क्योंकि देखिए अक्सर ना इंटरव्यूअर सवाल करता है लोकल क्यों लगाया जाता है, सिर्फ इसीलिए लगाया जाता है कि जिस करंट जोन में आप बैठो वो टाइम बाय डिफॉल्ट सेट होता है। अभी जैसे टाइम हो गया 1:22, मैं पेज पे रिफ्रेश करूंगा तो बाय डिफॉल्ट 21 मूव हो गया, टाइम क्या आ गया 22। अब ये नहीं कि आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, आप इसके अंदर आप जाओगे, आप बोलेगा भाई ये आपने सेट किया, आप सेट कर सकते हो, लेकिन जब पेज रिफ्रेश करोगे तो जिस जगह पे बैठे होगे उसका टाइम, अब अभी थोड़ी देर पहले 22 था, अभी क्या हो गया 23, क्योंकि जिस जगह पे बैठे हो उसका टाइम उठाकर लाओ। आ रही समझ? तो डेट टाइम माइनस लोकल का ये काम। जी जी बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेट मेरा ऑफ है, ये मेरा सिस्टम को उठा रहा है। हाँ ये
क्योंकि अब देखो आप जहाँ पे बैठे होगे सिस्टम भी तो लोकेशन उठाता है ना आपकी। आप यूएस के अंदर बैठे होगे तो सिस्टम आपका एक नहीं हो रहा होगा, सुबह के कोई 5-6 घंटे मतलब हो रहा होगा, तो वो वही टाइम उठाता है सिस्टम के ही है। जैसे नेट एक्सेस होता है वो स्टोर कर लेता है, फिर उसको टाइम को आगे चलाता रहता है, तो उठाएगा सिस्टम का ही, लेकिन जिस जगह बैठे हो उसका उठाएगा। सही है भैया? तो आप यूजर से टाइम लेने के लिए आप डेट टाइम लोकल यूज करोगे। अब हमारा सवाल हो, इंटरव्यूअर अगर हमसे सवाल करे भाई मुझे सिर्फ यूजर से डेट ऑफ बर्थ लेनी है, मुझे क्या यूज करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ इनपुट टाइप में डेट। मुझे यूजर से अपनी मर्जी से कुछ भी टाइम लिखे, क्या सिलेक्ट करे? डेट टाइम। मुझे यूजर के लोकल जोन के हिसाब से डेटा निकालना है, डेट टाइम माइनस लोकल। आ रही समझ? रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद आगे आते हैं इनपुट टाइप फाइल, पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, इनपुट टाइप फाइल। अब अगर मैं चाहता हूं कि यूजर इसमें, अब यहां पर आते हैं, पेज पे रिफ्रेश किया तो आगे चूज फाइल, क्या आपकी फाइल यहां से जाकर सिलेक्ट कर सकूं, ये तो पढ़ा था। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ इमेजेस शो करूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? यूजर से सिर्फ मुझे इमेजेस लेनी है, मुझे वीडियो नहीं दिखाना, उसके लिए मैं क्या करूंगा? बस नहीं, देखें चूज फाइल पे तो क्लिक हो, आईएमजी क्या करता है? इमेज दिखाता है। वो तो इमेज दिखाने का टाइप था ना आईएमजी। तो मैं चाहता हूं जब यूजर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो ना, तो इस टाइम तो ये वीडियोस आ रही हैं, इस टाइम ये क्या आ रही है? वीडियोस। मैं चाहता हूं वीडियोस ना आए, इमेजेस आए सिर्फ और सिर्फ, यूजर के पास ऑप्शन ही ना हो वीडियो सेलेक्ट करने का। ऐसा होता है ना भाई? अब मुझे आपकी सीवी चाहिए, तो मैं आपकी वीडियो क्यों लूंगा भाई? मुझे थोड़ी शौक है मेरे अपने डेटाबेस में हैंग करने के लिए। तो उसके लिए क्या पास करते हैं, याद रखना है, इनपुट के अंदर, इनपुट के टाइप के अंदर अगर टाइप आपकी फाइल होगी, उसमें एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम क्या होता है? एक्सेप्ट। जैसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का वेट होता है ना कि काश वो एक्सेप्ट कर ले, बिल्कुल ये भी वही है कि आप यूजर से क्या चीज एक्सेप्ट करवाना चाह रहे हो, तो आप एक्सेप्ट का एट्रीब्यूट पास करोगे। अब ये नहीं जो ऊपर वाले टाइप पड़े, मैंने इसीलिए इसके आगे लगा दिया, एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ फाइल के अंदर चलेगा, कहीं और नहीं कि भाई एक्सेप्ट में आप जगह इनपुट टाइप टेक्स्ट है वहां पे लगा दो। अब आपने यहां पे जाके बोला एक्सेप्ट, और आपने बोला भाई देखो डॉट पीएनजी, मुझे सिर्फ यूजर से कौन सी इमेजेस चाहिए? डॉट पीएनजी। यहां पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, अब मैंने सिलेक्ट किया, तो अब यहां पर कुछ वीडियोस आ रही थी, वो वीडियोस गुम हो गई। वो वीडियोस क्या होगी? गुम होगी। क्यों? क्या यूजर से मुझे वीडियो तो लेना चाहिए भाई। कहीं पे जाते हैं पिक्चर्स हो, यहां पर भी नहीं है डाउनलोड्स में, हाँ यहां पर कुछ पिक्चर्स पड़ी है, यहां पे आप नीचे देख रहे हो खुद दिखा रहा है पीएनजी फाइल। ये क्यों? क्योंकि मेरे भाई आपने यहां जाकर लिखा हुआ है पीएनजी डॉट जेपीजी, अभी क्या है? डॉट जेपीजी। अब जब मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या लिखा हुआ आएगा? जेपीजी फाइल, जेपीईजी, ये एक्सटेंशन एक ही है, जेपीजी या जेपीईजी। तो ये क्या आ रहा है? ये। अब मैं डाउनलोड्स में गया तो अब थोड़ी देर पहले यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आ रही थी, अब वो भी गायब हो गई। क्यों? कि वो पीएनजी थी, आपको जेपीजी चाहिए। बहुत बता रहा हूँ जी जी। नहीं मतलब उसका डेटा एक्सेस कर सकते हो, वो ना आप इसके लिए यूज करते हो, ये आगे जाके आप, लेकिन ये ना आपकी ऐसी वेबसाइट जो आईएसए वाले होते हैं ना, ये जो आर्मी के लोग होते हैं ना, इनके मोबाइलों में ऐप सेट करते हैं जो कि बैकग्राउंड सर्विसेज एक्सेस करती है, जो हर चीज को रिकॉर्डिंग करती है। अक्सर आपने देखा होगा कोई भी आर्मी का बंदा कभी भी अपनी फौजी वर्दी में फोटो नहीं लगाता, क्योंकि उसको पता है कि लगाऊंगा तो फंसा जाऊंगा, क्योंकि बैकग्राउंड सर्विसेज उनके मोबाइलों में चल रही होती है, और ये सिर्फ इसका ऑथराइज एक्सेस होता है और ये लिया जाता है, ये प्ले स्टोर आपको देता है, लेकिन उससे पहले आपका कॉन्टैक्ट, और आर्मी से तो वैसे ही कॉन्टैक्ट हो जाता है,
प्ले वालों की बात तो वो मान लेगा ना भाई, क्योंकि तुमको बता तो बैकग्राउंड सर्विसेज चलाई जाती है, पीछे क्या चल रहा है। तो अगर आपको ये एक्सेस करना है, ये है, लेकिन पॉसिबल तब है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो ऐप के साथ। मतलब आप चाहते हो कि भाई ट्रैकिंग ऐप है, क्या आप चाहते हो कि भाई कोई भी बंदा कहीं भी मुसीबत में फंसता है वो सिंपल बटन को क्लिक करे, बैकग्राउंड पे वो कहीं पर भी जाए उसकी लोकेशन मेरे पास आ रही हो, तो वो बैकग्राउंड एक्सेस करने के लिए आप बैकग्राउंड सर्विसेज यूज करते हो। तो अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर एक से ज्यादा पिक्चर चाहिए, बिल्कुल हो सकता है भाई, मैंने कहा यार दोनों हो जाए, डॉट जेपीजी भी हो जाए और डॉट पीएनजी भी हो जाए। मैं यहाँ पर आया, पेज पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं जैसे ही डाउनलोड में जाऊंगा इसमें कस्टम फाइल डॉट पीएनजी, हाँ डॉट पीएनजी तो लगाया है, कस्टम फाइल यार ये कौन सी जेपीजी, ये कौन सी पीएनजी। अब देखें जेपीजी भी इसको दिखा रहा है और पीएनजी भी दिखा रहा है, सही है भाई। आपने कहा ये भी हो जाए और आपने कहा यार चलो पीडीएफ भी लगा दो, डॉट पीडीएफ कि पीडीएफ फाइल भी हो, क्या बता उसने पिक्चर ना ली हो अपनी, पीडीएफ में पिक्चर पड़ी उसकी, तो डॉट पीडीएफ। अब अगर हमारे पास कोई पीडीएफ होगा तो कहना कि पीडीएफ, ये रहा आपके पास पीडीएफ, अब ये पीडीएफ भी दिखाएगा, जो जो एक्सटेंशन आपको लेनी होगी वो आप बताओगे उसको। अब आपने कहा नहीं भाई मुझे तो सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो डॉट पीडीएफ ये लगाया, इधर आए पेज पे रिफ्रेश किया, यहाँ पर आए, आप डाउनलोड्स में भी जाओगे तो पिक्चर नहीं आएगी, आप सिर्फ आपको क्या दिखाएगा, पीडीएफ। आप चाहते हो मुझे नहीं पता इमेजेस कितनी टाइप की हैं यार, जितनी भी इमेजेस की टाइप है ना उन सबको उठा लो, मुझे नहीं पता इमेजेस पीएनजी भी है, डॉट गिफ भी है, डॉट जेपीजी भी है, डॉट मतलब जितनी भी टाइप की इमेजेस हैं उन सबको उठा लो। तो उसके लिए क्या है, इमेज स्लैश स्टैटिक। अब हम चेक करते हैं, डाउनलोड्स में जाते हैं, अभी भी नहीं है, इसका मतलब इसने काम नहीं किया, ये याद नहीं रहता इमेजेस है या इमेज है, इसको हमने इमेजेस किया, अब हम डाउनलोड्स में गए, इसमें मेरे ख्याल ये सब के सब लेके आ रहे हैं, चेक करते हैं। अच्छा नेट नहीं चल रहा इसका, मेरे ख्याल में आता है, जब तक यहाँ पे ये वीडियो आ रही है तब तक तो ये नहीं उठाएगा। आप सिर्फ क्या है, आप वो चाहे जेपीजी हो चाहे पीएनजी हो, मतलब इमेजेस में कोई भी हो सकती है। अच्छा अब आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ फाइलें पड़ी है इस फोल्डर के अंदर, मैं जैसे इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पर आपके पास एसेट्स, अब आपके फोल्डर, जबकि अगर मैं दिखाऊंगा डेटा तो उसमें है, लेकिन आपको एक्सेस नहीं करने दे रहा, क्यों, क्या आपने सिर्फ क्या बोला है, सिर्फ क्या एक्सेस करो, इमेजेस एक्सेस करो। तो आप क्योंकि इस फोल्डर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फोल्डर ऐसा था जिसमें पिक्चर पड़ी हुई थी, वो था एसेट्स इमेजेस, यहां पर दिखाएगा, यहां पर ये पिक्चर, क्योंकि यहाँ पर तो उसकी पिक्चर है ना। अगर मैं यहां जाऊं फोल्ड्स ऑल पे क्लिक करूं तो बहुत सी फाइलें पड़ी हैं, बहुत सी फाइलें इसके पास सामने नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि आपने बाय डिफॉल्ट उसको क्या पास करा है कि मुझे सिर्फ क्या दिखाओ, इमेजेस फाइल। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि सर वो यहाँ से जाके तो चेंज कर सकता है, वो आपकी वेबसाइट को क्रैश तो कराना चाहेगा ना। मैं यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया, इसने तो सिलेक्ट कर लिया, जबकि आपने तो बोला था कि सिर्फ इमेजेस सिलेक्ट कराओ,
ऐसे है ना भाई, मैंने तो क्या बोला था, सिर्फ क्या सिलेक्ट कराओ, इमेजेस। फर्स्ट टाइम पे तो उसको इमेजेस नहीं दिखा रहा, लेकिन जैसे वो ऑल फाइल पे क्लिक करता है तो फाइलें आ जाती हैं। तो इसको रोकने के लिए फिर आप जावास्क्रिप्ट के जरिए इसकी एक्सटेंशन फिर से चेक करोगे, हर फाइल की एक्सटेंशन चेक करोगे कि अगर उसकी डॉट जेपीजी हो या पीएनजी हो या फिर डॉट गिफ हो तो एक्सेस करने दो, नहीं तो एक्सेस ना करने दो। आ रही समझ? लेकिन फर्स्ट टाइम पर जो बेचारा बिल्कुल ऐसा यूजर होगा जिसको कुछ नहीं पता होगा, वो तो बेचारा बोलेगा हाँ यार यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा, जो कौन सी फाइल सेलेक्ट करनी है, इमेजेस करनी है। लेकिन जैसे ही यहाँ जाके ऑल फाइल करेगा तो सबके सब फाइलें आ जाएंगी। आ रही समझ? तो भाई फिर इसको रोके कैसे? इसको जावास्क्रिप्ट के साथ आप रोक सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में एक्सटेंशन चेक होती है, एक्सटेंशन चेक होती है। एक्सटेंशन चेक करने के बाद वो उसको चेक करता है। डॉट एचटीएमएल की फाइल हाँ एक्सेस करानी हो वो कर सकते हैं, डॉट एचटीएमएल लिख सकते। अगर आपको एचटीएमएल भी करानी हो, डॉक्यूमेंट भी करानी हो, तो डॉट पीडीएफ भी करानी हो, मतलब आप एक साथ ना मल्टीपल कर सकते हो। ये तो आपके अगर इमेजेस हैं जी जी हाँ, उसके लिए आप इसके अंदर बाइट्स इसके अंदर पास करते हो मगर साइज के नाम से। एक इनपुट के अंदर हमारे पास इसके अंदर एक होता है साइज के नाम से या बाइट के नाम से या साइज के नाम से, कि इसका साइज इतना होना चाहिए। वो ना उसको चेक करता है साइज को, 100 बाइट्स के नाम से। कस्टम फाइल अब देखिए, अब आपके पास कस्टम हटाना नहीं तो ये कोई फाइल सेलेक्ट ही नहीं करने देगा। अब आप देखिए आपके पास यहाँ पर आपने इसको बोला हुआ है कि साइज कितना 100 बाइट ओनली, लेकिन जब आप उसको सिलेक्ट करा रहे हो तो ये 100 बाइट से भी ज्यादा है, ये 1 MB जी आपके पास 906 MB। तो साइज को कंपेयर कराने के लिए आप सिंपल यूज करते हो जावास्क्रिप्ट के जरिए। सिंपल क्या है कि ना इसके बाइट्स को कन्वर्ट किया जाता है। आप एक सिंपल अगर तो आपने पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ी है ना तो आप यूज करोगे fmpeg, ये पैकेज है जो कि ये निकाल के लाता है कि भाई इस फाइल में वीडियो है, इमेज है, उसका साइज कितना है, और सब कुछ डेटा निकाल के लाता है। ठीक है भाई? हाँ इसको हाँ कि हम ना इसको ना अक्सर आपने एक ऐप ट्राई करेंगे कि ऑडियो, अक्सर आपने देखा होगा इमेजेस, आप एक वेबसाइट में चाहते हो कि भाई मेरी पिक्चर्स है पीछे ऑडियो लग जाए, पीछे ऑडियो लग जाए, या फिर मेरी वीडियो है उसका सॉन्ग बंद करके मैं नया सॉन्ग लगाना चाहूँ, तो उसके लिए हम fmpeg यूज करेंगे। तो उसके अंदर साइज और आप खेलेंगे कि कितने साइज की फाइल है, कि ऑडियो फाइल है कितने बाइट्स को उठा सकते हैं। वो तो जितना होगा फाइल का वो उठाएगा, वो चाहे 1000 MB की फाइल हो, 10,000 MB की फाइल। अब जैसे कि मेरी 906 MB की फाइल भी उठा पा रहा है, अगर आप यहाँ जाते हो तो ये 906 MB की फाइल उठा पा रहा है। तो आप इसको जब सिलेक्ट हो जाएगी, जब सबमिट पे क्लिक होगा तो जावास्क्रिप्ट का इवेंट चलेगा, चेक करोगे इसके बाइट्स कितने हैं, फिर वो बाइट्स के हिसाब से इसको डिवाइड करेगा। ठीक है भाई? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ठीक है भाई, नमाज के बाद आता है, इसको स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा सब जी जी हाँ 45 पे ना, हाँ तो बस 2 मिनट। ओके 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 बॉस, ये हमने सबमिट किया तुम्हारे पास ये डेटा आ गया। अब वो फाइल वाला डेटा नहीं आएगा क्योंकि आपने यहाँ पे नाम नहीं पास किया हो, नाम पास होगा तो फाइल वाला डेटा स्टोर होगा। इमेज वाला या चाहिए ना,
ठीक है भाई, तो हम इंशाल्लाह इसको नमाज के बाद आगे करते हैं। आगे ये वाला, ये इसमें सब इमेजेस एक्सेस कर लेंगे। इसमें सिर्फ ब्लैक स्क्रीन रिकॉर्ड हुई है।